नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम मानू, व्याख्याता इतिहास, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था खिलजी वंश, अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजय व अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजय। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो अपना टॉपिक है अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति में। दूसरा अपना टॉपिक ये रहेगा दक्षिण भारत की विजय, और तीसरा टॉपिक अपना रहेगा विद्यार्थियों मंगोल आक्रमणों से कैसे अलाउद्दीन ने भारत की रक्षा की। तो अपना इसी क्रम में विद्यार्थियों देखिए, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की विजय। अपनी पूर्व योजना अनुसार अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय का कार्य प्रारंभ किया था। उसका यह प्रयत्न बड़ा साहसिक था, क्योंकि इससे पूर्व किसी भी मुस्लिम शासक ने नर्मदा को पार करने का साहस नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय के कुछ उद्देश्य थे, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1, अलाउद्दीन दक्षिण भारत की अपार जो धन संपत्ति थी उसको प्राप्त करना चाहता था। इसी क्रम में दूसरा उद्देश्य था दक्षिणी भारत के राज्यों को अपने अधीन कर उसने वार्षिक कर प्राप्त करना चाहता था। नंबर 3, दक्षिण भारत की विजय के लिए जो एक विशाल सेना बनाई थी उसको वह क्रियाशील रखना चाहता था। कहने का मतलब है कि विशाल उत्तर भारत की विजय के लिए जो उसने विशाल सेना का गठन किया था, अगर उस सेना को वापस इन युद्धों में इनमें नहीं लगाएंगे तो सेना अपने कार्य के प्रति निष्क्रिय हो जाएगी। इसी क्रम में 4 पॉइंट है अपना विद्यार्थियों। अमीर खुसरो का मत है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी भारत में इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। ये इसके कुछ उत्तर भारत के विजय के लिए कुछ क्या उद्देश्य थे, ये उद्देश्य। अब प्रथम देखिए युद्ध बारगल में अलाउद्दीन की विफलता। पहला पॉइंट, 1294 ईस्वी में देवगिरी के यादव राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन करके उसके राजा को सामंत बना लिया था। उससे बहुत सा धन वसूल किया गया था। 1303 ईस्वी में उसने दक्षिण के दूसरे राज्य तेलंगाना को लूटने तथा अधीन करने के लिए नुसरत खां के भतीजे तथा उत्तराधिकारी छज्जू को भेजा। सेना ने बंगाल तथा उड़ीसा में होकर अभियान करके बारागल पर आक्रमण किया, किंतु काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव ने उसे पराजित करके अव्यवस्थित रूप से पीछे लौटने पर बाध्य किया। ये पहली विफलता थी। दूसरी विजय देखिए, देवगिरी की विजय। 1306 व 7 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को देवगिरी के शासक रामचंद्र पर अभियान करने के लिए भेजा। अल्प खां को भी काफूर के साथ भेजा गया। सर्वप्रथम इस सेना की मुठभेड़ राजा कर्ण से हुई। कर्ण पराजित हुआ और उसकी पुत्री देवल देवी काफूर के हाथों में आई, जिसे उसने सुल्तान के पास दिल्ली भेज दिया। वहाँ उसका विवाह सुल्तान के बड़े पुत्र खिजर खां के साथ कर दिया गया। इसके बाद देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया। उसने बगैर युद्ध किए ही किसने रामचंद्र ने हार मान ली। काफूर के परामर्श से वह बहुत से उपहार लेकर दिल्ली पहुंचा। वहाँ सुल्तान ने उसका स्वागत किया। 6 माह रुकने के बाद पुनः वह देवगिरी चला गया। इसी क्रम में तीसरी विजय है, तीसरा पॉइंट यानी तेलंगाना विजय। 1303 ईस्वी में तेलंगाना के आक्रमण की विफलता अलाउद्दीन के हृदय में खटक रही थी। वह शीघ्र उस कलंक को धोने की चिंता में था। सुल्तान द्वारा भेजी गई सेना 4 नवंबर 1309 ईस्वी को मलिक काफूर के नेतृत्व में लूटमार करती हुई बारगल जा पहुंची। काफ़ी समय तक वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने शत्रु का सामना किया, किंतु अंत में
विवश होकर दिल्ली साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 100 हाथी, 700 घोड़े, बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं दी। इसके अतिरिक्त उसने वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि मलिक काफूर ने जो बहुमूल्य हीरे प्रतापरुद्र देव से प्राप्त किए थे, उनमें संसार का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भी था। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला देखिए, द्वार समुंदर की विजय। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर तथा ख्वाजा हाजी के नेतृत्व में एक सेना होयसल राज्य पर आक्रमण हेतु भेजी। फरवरी 1311 ईस्वी में काफूर देवगिरी पहुंचा। होयसल राजा वीर बल्लाल इस समय पांड्य राज्य के गृह युद्ध में वीर पांड्य की सहायता के लिए दक्षिण गया हुआ था। शत्रु के आक्रमण की सूचना प्राप्त होते ही वह शीघ्रता से द्वार समुंदर आया तो उसकी राजधानी थी। उसने युद्ध किया, लेकिन विजय की आशा न देकर उसने संधि कर ली। काफूर ने राजधानी को लूटा, मंदिरों को भी हानि पहुंचाई। राजा बल्लाल ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली, उसे अतुल्य धनराशि भेंट की। इसी क्रम में अपना अगला पॉइंट है पांड्य राज्य पर विजय। द्वार समुंदर के पराजित शासक को साथ लेकर काफूर ने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। वहां सिंहासन प्राप्ति के लिए दो भाइयों में संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में वीर पांड्य विजयी हुआ। पराजित सुंदर पांड्य ने सुल्तान से सहायता मांगी। काफूर ने इस फूट का लाभ उठाते हुए माबर पर आक्रमण कर दिया। वीर पांड्य ने शत्रु को पराजित करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी, किंतु उसे सफलता हाथ नहीं लगी। क्रोधित काफूर ने मदुरई को भी खूब लूटा। उसने रामेश्वर के मंदिर को भी लूटा व हानि पहुंचाई। इस सारी लूट में मलिक काफूर को इतना धन हाथ लगा जितना इससे पूर्व कभी भी धन प्राप्त नहीं हुआ। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला पॉइंट है देवगिरी का दूसरा आक्रमण। 1312 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र शंकर देव सिंहासन पर बैठा। उसने गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन को कर भेजना बंद कर दिया। अलाउद्दीन ने उसको दंडित करने के लिए 1313 ईस्वी में पुणे मलिक काफूर को भेजा। शंकर देव युद्ध में मारा गया। मलिक काफूर ने अगले 2 वर्ष दक्षिण के अन्य राज्यों पर अभियान में बिताए। वह 1315 ईस्वी में पुनः दिल्ली लौट गया। इस प्रकार दक्षिण की विजय पूर्ण हो गई। लगभग समस्त दक्षिणी भारत पर दिल्ली का प्रभुत्व स्थापित हो गया, किंतु दक्षिणी भारत को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित नहीं किया गया। केवल वह महत्वपूर्ण नगरों में रक्षा के लिए तुर्की सेनाएं रख दी गई। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपने उत्तर भारत की तरह ये दक्षिण भारत की विजय भी कंप्लीट हुई। किसके द्वारा? ये अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार नीति का एक अंग है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट पॉइंट है मंगोल आक्रमण व साम्राज्य विस्तार के तहत अलाउद्दीन की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति और उसकी युद्ध और आक्रमण इत्यादि। इसी क्रम में देखिए विद्यार्थियों अलाउद्दीन के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 ईस्वी के मध्य मंगोल आक्रमण हुए, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पे देखिए दवा खां का आक्रमण, जो हुआ 1297 से लेकर 1297 व 98 के मध्य। 1297 व 98 ईस्वी में टाक्स आक्सियान के शासक दवा खां ने 1 लाख की सेना कादर के नेतृत्व में भारत आक्रमण के लिए भेजी। अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनापतियों उलुग खां व जफ़र खां को लड़ने के लिए भेजा। उन्होंने मुग़ल सेना को हराया। निराश होकर दवा खां पुनः अपने देश लौट गया।
विद्यार्थियों, ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं आप उनको नोट करिए। एग्जाम की दृष्टि से ये उपयोगी, यानी कहने का मतलब दवा खां का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? कादर खां के। तो इसलिए पीडीएफ को आप नोट अपने पास उसको तैयारी के लिए सबमिट कर लेना। इसी क्रम में दूसरा अपना टॉपिक है सालदी खां का आक्रमण, जो हुआ 1299 ईस्वी में। सालदी खां ने मुल्तान के मार्ग से आक्रमण किया। जफ़र खां उसे हराकर उसके 2000 साथियों सहित उन्हें कैद करके दिल्ली ले आया। इसी क्रम में तीसरा है कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण, ये भी 1299 ईस्वी में हुआ। मंगोलों का तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी के अंत में हुआ, जबकि दवा खां ने अपने पुत्र कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों की एक विशाल सेना व शक्तिशाली सेना भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजी। मंगोल बिना कोई बड़ा युद्ध लड़े दिल्ली के निकट पहुंच गए। इस अवसर पर अलाउद्दीन ने एक योग्य शासक, दृढ़ योद्धा होने का परिचय दिया और अपने मित्र अलाउल मुल्क तक की सलाह को नहीं माना। उसने सुल्तान को उचित अवसर तक युद्ध न करने, मंगोलों को तंग करके दुर्बल बनाने की सलाह दी। अलाउद्दीन अपनी सेना लेकर किले के मैदान पहुंच गया। जफ़र खान ने, जो शाही सेना के दाएं पक्ष का अध्यक्ष था, मंगोल सेना के बाएं भाग पर भीषण आक्रमण किया। मंगोल सेना इस आक्रमण को सहन नहीं कर पाई। मंगोलों का जफ़र खान ने 18 कोस तक पीछा किया। लौटते समय तारगी के नेतृत्व में मंगोल सेना ने उसको घेर लिया। उसने वीरता के साथ मुकाबला किया, किंतु अंततः वह मारा गया। इस संपूर्ण युद्ध में सुल्तान ने जफ़र खां की कोई सहायता नहीं की। जफ़र खां के शौर्य, हिंदुस्तानी सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे अपने देश वापस लौट गए। इसी क्रम में बन्नी लिखते हैं कि जफ़र खां की वीरता का मंगोल सैनिकों पर इतना स्थायी प्रभाव पड़ा कि जब उनके घोड़े पानी नहीं पीते थे, वे कहते थे, क्या तुमने जफ़र खां को देख लिया है जो तुम पानी नहीं पी रहे हो? इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला आक्रमण था तारगी का आक्रमण। मंगोलों का चौथा आक्रमण उस समय हुआ जब अलाउद्दीन चित्तौड़ के घेरे से वापस दिल्ली लौट रहा था। मंगोलों ने तारगी के नेतृत्व में 1,20,000 घुड़सवार लेकर अत्यंत तीव्र गति से दिल्ली पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन मंगोलों से युद्ध करने की स्थिति में न था। उसने सीरी के किले में अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया। मंगोलों ने आसपास के प्रदेशों को लूटा। दिल्ली की गलियों तक धावे मारे, किंतु भाग्यवश 3 महीने के संघर्ष के उपरांत मंगोल वापस चले गए, क्योंकि उन्हें नियमपूर्वक घेरा डालना, नगरों पर अधिकार करने की कला का अनुभव नहीं था। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना अगला आक्रमण है अली बेग व तात्राक का आक्रमण, जो हुआ था 1305 ईस्वी में। 1305 ईस्वी में अली बेग और तात्राक के नेतृत्व में 50,000 की मंगोल सेना ने पुनः आक्रमण किया। पिछले आक्रमण का नेता तारगी भी उनके साथ सम्मिलित हो गया। सीमा स्थिर किलों से बचकर मंगोल अमरोहा तक पहुंच गए। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर व गाजी मलिक को उनके विरुद्ध भेजा। उन्होंने वापस जाती हुई मंगोल सेना को घेर कर परास्त कर दिया। अली बेग और तात्राक को कैद करके दिल्ली लाया गया, जहां उनका कत्ल कर दिया गया। उनके सिरों को सीरी के किले की दीवारों में चुनवा दिया गया। इसी क्रम में अगला पॉइंट है अपना इकबाल मंद का आक्रमण। 1306 ईस्वी में इकबाल मंद के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। सुल्तान ने मलिक काफूर व गाजी मलिक तुगलक को उनके विरुद्ध भेजा। मलिक काफूर ने रावी नदी के तट पर कवक को परास्त करके कैद कर लिया और नागौर की ओर बढ़ा।
कवक के साथ प्राय 20,000 मंगोलों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। सभी मंगोल पुरुषों को हाथियों से कुचलवा कर उनके सिरों की एक मीनार बदायूं के दरवाजे पर लगवाई गई तथा स्त्री व बच्चों को गुलाम बनाकर विभिन्न स्थानों पर बेच दिया गया। इस प्रकार 1306 ईस्वी के बाद मंगोलों ने अलाउद्दीन के शासनकाल में फिर कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया। अलाउद्दीन के अंतिम दिन, इस टॉपिक का अपना अंतिम पॉइंट है विद्यार्थियों, अलाउद्दीन के अंतिम दिन व उसकी मृत्यु। अलाउद्दीन के अंतिम दिन उसके लिए कष्टप्रद सिद्ध हुए। कठिन परिश्रम, अत्यंत विलासिता के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी स्त्री तथा पुरुषों के द्वारा अपेक्षित होने पर उसने मलिक काफूर को दक्षिण में बुला लिया। काफूर सिंहासन पर अधिकार करने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। उसने खिज़र खां और रानी को बंदी बना लिया। अल्प खां का वध करवा दिया गया। इससे अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के समाचारों ने अलाउद्दीन की दशा को और भी अधिक खराब कर दिया। अंततः 1 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों, जो कल हम टॉपिक पढ़ेंगे, कल का टॉपिक अपना रहेगा कि अलाउद्दीन के शासन व सैनिक प्रबंध, यानी कि अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत, उसका शासन, उसका सैनिक प्रबंध और उसका राजस्व व लगान व्यवस्था। कहने का मतलब उसका शासन व राजस्व प्रबंध, इसके बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू।